बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए फटाफट से शुरू करेंगे। यहाँ पर टॉपिक अपना चल रहा था AS2 लगभग समाप्ति की तरफ हम आ चुके हैं। AS2 ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री या इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कुछ भी कह लीजिए। दिस is mandatory in nature। ये क्या होता है सर? मैंडेटरी का मतलब है जो कुछ एएस में लिखा हुआ है वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ एएस करेंगे हम आगे जाकर जिसमें लिखा होगा कि वो मैंडेटरी नहीं है, यानी उसके प्रोविजंस आप चाहें तो फॉलो कर लें या उसकी बात ना सुने, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर as far as this accounting standard is concerned, this is mandatory in nature। और इस AS ने हमें बताया कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करिएगा। इन्वेंट्री चाहे फिनिश गुड्स की या WIP की हो या रॉ मटेरियल की हो, तो इन सब का वैल्यूएशन कैसे करेंगे ये AS मुझे ऑलरेडी बता चुका है। बेटा ठीक है, इतनी बात तो। मूविंग फॉरवर्ड, एक छोटी सी मसला बस बचा हुआ है छोटा सा हमारे साथ, वो कुछ ऐसे समझिए आप। अच्छा मुझे ये बताओ, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन मैंने बताया था आपको, क्या तरीका था बेटा इसका रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन का? रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना है, क्या तरीका था बेटा? रॉ मटेरियल के वैल्यूएशन का तरीका क्या बताया था? अरे बोलो ना भाई। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना है तो आ जाओ बेटा, तो कंपेयर करना होगा कॉस्ट को NRV से। किसकी कॉस्ट को NRV से? फिनिश गुड्स। ये तो यही तो था बेटा, ये तो ना बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए दिमाग में। कॉस्ट कम है NRV से फिनिश गुड्स की, तो क्या करते थे बेटा? बोलो बेटा, तो क्या करेंगे? रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे कॉस्ट पर। लेकिन अगर कॉस्ट ज्यादा हो NRV ऑफ फिनिश गुड्स से तो क्या करोगे बेटा? रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे लोअर। क्या लोअर? ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एक्चुअली रॉ मटेरियल के NRV नहीं होती, उसके लिए टर्म जो यूज होती है दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, व्हिचएवर इज हायर। ये आपने बोल तो दिया। अब प्रॉब्लम छोटी सी एक ये आ जाती है कि ये रॉ मटेरियल का कॉस्ट कैसे निकालें। सर क्यों, क्या दिक्कत है? देखना बेटा क्या हुआ। 1 तारीख को 100 मीटर कपड़ा खरीदा मैंने एट द रेट ऑफ 12। उसके बाद 5 तारीख को 500 मीटर और खरीद लिया, इस बार 18 रुपए का आया। 1000 मीटर खरीदा बेटा, इस बार 13 रुपए का आया। और 10 तारीख को 300 मीटर और खरीद लिया, लेट्स से 14 रुपीस का। क्लियर है बात? अब ये कुल मिलाकर कितना मीटर कपड़ा मैंने परचेज किया? अरे बोलो कितना मीटर हो गया बेटा? कुछ तो बोला करो। 1100 हुआ ये, 1000 ये है, 300 500 2000 मीटर ना हो गया? अरे बोलो भाई, 2000 मीटर कपड़ा परचेज किया आपने रॉ मटेरियल, क्या करोगे इससे? सर शर्ट बनाएंगे। शर्ट बनाएंगे तो इसमें से मैंने फैक्ट्री में भेज दिया 1200 मीटर। क्या हुआ भाई? कुछ हुआ क्या? 1200 मीटर भेज दिया मैंने बेटा। कहां भेज दिया? फैक्ट्री में भेज दिया। लो जी, इससे शर्ट बना लेना। ठीक है, मुझे बताओ कितना मीटर कपड़ा बच गया? बेटा दिख रहा है? अब इसका वैल्यूएशन करना है मुझे, ये सारे तरीके बताए थे। लेकिन बाद में या तो वैल्यू करेंगे कपड़े को कॉस्ट पर या कॉस्ट और रिप्लेसमेंट
रिप्लेसमेंट वैल्यू, लेकिन दोनों में ही मुझे ये कॉस्ट चाहिए होगी। हाँ बोलो, ये कॉस्ट कहां से लाओगे? 800 मीटर की कॉस्ट चाहिए मुझे। अब इसे किस रेट पर वैल्यू करेंगे? 12 रुपए में करें, 18 रुपए में करें, 13 रुपए में करें, 14 में करें, या किसी और रेट में करें? आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई कि नहीं है? समझना कहां फंसे हो? रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना है, उसके वैल्यूएशन के लिए फिनिश गुड्स की कॉस्ट को एनआरवी से कंपेयर करना है। वहां से डिसीजन आया कि रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे या तो कॉस्ट पर या कॉस्ट और रिप्लेसमेंट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर पर। दोनों ही सिचुएशन में रॉ मटेरियल की कॉस्ट चाहिए। अगर एक ही तरीके का रॉ मटेरियल होता, सारा 12 रुपए का, फिर तो दिक्कत ही नहीं थी। ये मेरा भाव 800 मीटर 12 रुपए के हिसाब से आ जाता। प्रॉब्लम ये है अलग अलग भाव पर परचेज कर रखा है मैंने। अब ये 800 मीटर किस रेट पर वैल्यू करें? प्रॉब्लम स्टेटमेंट तक तो आ गए ना। अब सुनिए एएस क्या कह रहा है। एएस कह रहा है इसके लिए वी विल यूज कॉस्ट फॉर्मूला। कॉस्ट फॉर्मूला नाम दिया है। बोला क्या करिए आप? सबसे पहले यूज करिएगा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। भाई सबसे पहले तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करो अगर कर सकते हो तो। कौन सा मतलब क्या करना है इसमें? आप देखो ना कि क्या आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? सर समझ नहीं आया। ये देखो, ये जो 200 मीटर था मान लेते हैं ये सिल्क था, ये कॉटन का थान था, ये पॉलिस्टर था, ये इंपोर्टेड फैब्रिक था। ये सारे अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल कपड़ा खरीदा आपने। अब जब आप 1200 मीटर फैक्ट्री में भेजा तो आइडेंटिफाई कर पाओगे ना कि कौन कौन सा कपड़ा भेजा है। सारे इंटरचेंजेबल नहीं है, सारे अलग अलग हैं। बोलो बेटा, ये फाउंडेशन में एग्जांपल सेम दे रखा है, पहले मैंने सुना, लग रहा होगा आपको। ठीक, क्या था सुनिए। 1200 मीटर मैंने कहा कि भाई 1200 में से 150 मीटर तो मैंने सिल्क भेजा है। सिल्क की शर्टें बनानी थी, तो क्या कोई बता सकता है कहां से भेजा होगा? क्या आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो? हाँ बोलो ना। कैसे करोगे? सर पक्का 150 मीटर इसी वाले लॉट में से भेजा होगा। बोलो बेटा, क्लियर है? फिर मैं बता रहा हूं आपको कि भाई 400 मीटर मैंने कॉटन भेजा था शर्ट बनाने के लिए, और 800 मीटर मैंने भेजा पॉलिस्टर। 8 4 12 13 13 हो गया 600, और 150 मीटर भेजा मैंने ये इंपोर्टेड फैब्रिक। बेटा कितना भेज दिया कुल मिलाकर? 6 7 8 9 9 7 हो गया थी। ये लो तो ठीक है बेटा। इस बार मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अलग अलग। बोलो हाँ। और जब आइडेंटिफाई हो सकता है फिर तो कोई मसला बचा ही नहीं। फिर तो क्या अब क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में जरा भी दिक्कत है क्या? बताओ कैसे करोगे? सर ये जो 800 मीटर है ना, इसमें देखो बताओ कितना बच गया ये? सर 150 मीटर का वैल्यूएशन तो करेंगे 12 के भाव पर। बोलो हाँ। बेटा बोलो ना, ठीक तो है? ऐसे ही 500 में से 400 गए तो 100 मीटर यहां से बचा हुआ है। किस रेट वाला? यहां बताओ बेटा, 1000 में से 600 गया, 400 बचा हुआ है 13 वाला। बेटा बोलो। और 150 बचा हुआ है इस वाले लॉट में से एट द रेट ऑफ 14। क्या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन मुझे मिल गया कि नहीं मिला? कॉस्ट आ गई। अब ये जो
विच एवर इज लोअर, तो उसके लिए कॉस्ट का जो प्रश्न चिन्ह था वो अब सॉर्ट आउट हो गया कि नहीं हुआ? पहला चॉइस है। एएस ने कहा सबसे पहले तो यही प्रयास करो कि आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन कौन से लॉट में से माल दिया है और जो बचा हुआ है वो कौन कौन से लॉट वाला बचा हुआ है। बेटा क्लियर है? लेकिन हर बार ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। सारा कपड़ा एक सा है तो भाई अलग अलग क्यों है? कभी महंगा आ गया, कभी सस्ता आ गया, सारा एक सा है। शर्ट फैक्ट्री से डिमांड आई कि भाई 1200 कपड़ा मीटर भेज दो। अब 3-4 लेबर लगी हुई थी, कुछ यहां से काट के भेज दिया, कुछ यहां से, कुछ यहां से, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्या यहां तक की बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अब क्या करें? तो एएस ने कहा अगर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड पिट जाए तो यूज करना अदर मेथड्स। मैंने कहा जी अदर कौन से होते हैं? बोला अदर का मतलब है या तो वेटेड एवरेज मेथड या कौन सा हो जाएगा? फीफो मेथड। कुछ आइडिया पिछली क्लास में मैंने दे दिया था आपको। फीफो का मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बताओ जरा फटाफट से, ये जो 800 बचा है वो कहां से बचा होगा? शुरू वाला बिक गया होगा सारा, तो 800 कहां से बचा होगा? जल्दी बताओ बेटा। पूरा 300 ये बच रहा है और 500 बचा ना, तो 500 यहां से बच रहा होगा 13 वाला, 300 ये लोगे 14 वाला। बेटा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ गया फीफो मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो शुरू में आया वो तो बिक गया, यानी जो फैक्ट्री में 1200 मीटर कपड़ा भेजा होगा शर्ट बनाने के लिए, वो कहां से भेजा होगा? बोलो कहां से भेजा होगा? पूरा 200 ये भेज दिया, हाँ बोलो 500 ये भेज दिया, कितना चला गया? 700, और बचा हुआ 500 यहां से बेटा चले गए शुरू के 1200। तो दिस इज कॉल्ड फीफो मेथड। एंड नाउ व्हाट इज लीफो? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ फीफो, ऑल्दो AS2 अलाउ नहीं करता। लीफो तो फर्जी वाला है, पर जब नॉर्मल टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है? कोई ग्राहक आया तो कौन सा माल बेचोगे उससे पहले? जो पुराना पड़ा हो भैया एक्सपायर हो जाएगा, इसे पहले निकालो। जो अभी बाद में आया है उसे आप बाद में संभाल कर रखोगे। टेंडेंसी भी यही है, कॉमन बात भी यही है, तो फीफो ही करोगे आप यूज। लीफो को एएस ने मना कर दिया। नाउ व्हाट इज वेटेड एवरेज मेथड? ये क्या है? काम करो आप, सबका एक वेटेड एवरेज रेट निकाल लो। अब वो कैसे आएगा? ये कह रहा है वेटेड एवरेज रेट निकाल लो, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। अमाउंट निकल जाएगा इसका 200 × 12, बोलो बेटा 500 × 18, 1000 × 13, 300 × 14, इन सब का टोटल अमाउंट आ गया। टोटल क्वांटिटी 2000, एक रेट आ जाएगा, उस रेट से सारी बातें वैल्यू कर लेंगे। बेटा ठीक है बात कि नहीं है? ठीक। तो फटाफट से एक काम करिए, पेज छुड़वाया था मैंने, वहां कुछ लिख लीजिए 2-4 लाइनें और फिर क्वेश्चन करते हैं इसको। समाप्ति की तरफ ही है बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा। वैल्यू एडेड कॉस्ट फॉर्मूला, to determine the cost of raw material, AS2 suggests the following cost formula. कौन सा? पहला बोला यूज करिए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन
मेथड। To be used in case of high value items or when item is not interchangeable। सब अलग अलग हैं, इंटरचेंजेबल नहीं है, तब तो ये यूज करोगे, वरना एस ने कहा अदर्स यूज कर लेना। अदर्स में पहला कौन सा है? वेटेड एवरेज रेट मेथड। ये मेथड क्या कह रहा है? ये मेथड कह रहा है कि आपको अगर वेटेड एवरेज रेट निकालना है तो टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी कर लीजिएगा, तो आपका वेटेड एवरेज रेट मेथड हो जाएगा। मैंने जगह बोली थी पे छोड़ने के लिए, वही नोट कर रहे हैं ये। और वरना कौन सा यूज करेंगे बेटा? एक और चॉइस है मेरे पास, वो है FIFO मेथड। ये क्या कह रहा है? FIFO का मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। In this method, stock is issued from earliest lot and closing stock is valued at लेटेस्ट प्राइस। खत्म जी मेरी बात। खत्म जी। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके क्या बोल रहा है। नोट लिख लो, इसकी बात बाहर आकर नोट कीजिए थोड़ा सा। नोट LIFO, LIFO का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट is just the opposite of FIFO। दूसरा स्टार लगाएंगे इसमें, LIFO is not allowed by AS2। AS2 मना करता है, अलाउ नहीं करेंगे इसे, यूज नहीं करेंगे इसे, AS2 बोलता है। बेटा बढ़नी तो आ गई। क्वेश्चन देखो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है यूजिंग LIFO एंड FIFO मेथड। LIFO एग्जाम में वैसे पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। तो
1 अप्रैल को परचेज की 10 यूनिट मैंने 70 रुपए के भाव पर, 6 तारीख को सेल कर दी मैंने, फिर कुछ परचेज की, फिर कुछ सेल की। अब देखो प्रॉब्लम है यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ तो हम परचेज करते गए और एक साथ मैंने स्टॉक इशू कर दिया था। आपने बताया इतना बचा है तो आपने सीक्वेंस पढ़ना शुरू कर दिया। बट दिस इज अ केस ऑफ साइमल्टेनियस परचेज एंड इशू। परचेज भाई प्रैक्टिकली तो यही होगा ना, कपड़ा खरीदा, फैक्ट्री से डिमांड आई, कपड़ा फैक्ट्री भेज दिया, फिर कुछ और कपड़ा आ गया, फिर कुछ और कपड़ा आ गया, फिर फैक्ट्री से डिमांड आई, फिर कुछ कपड़ा भेज दिया। यही तो होगा कि नहीं होगा? साइमल्टेनियसली आता जाता रहेगा। तो ऐसे में इट वुड बी बेटर टू प्रिपेयर द स्टॉक लेजर कार्ड। बता दो कैसे बनेगा ये FIFO। सबका इम्पैक्ट देखेंगे एक साथ। डेट, क्या क्या होगा इसमें, परचेज, इशू और उन्होंने फाउंडेशन किया हुआ मेरे साथ, उन्होंने देखा होगा पहले भी। चलो ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी रेट और अमाउंट मैं बना हुआ फॉर्मेट, फिर आप कर लीजिएगा जी। ये हो जाएंगी परचेज, इशू, बैलेंस। हर डेट का बैलेंस मुझे पता चलता रहेगा। सबसे पहले जरा बताओ 1 अप्रैल को क्या हुआ बेटा? हाँ जी, 10 यूनिट परचेज की गई है बेटा। किस रेट पर परचेज की मैंने? 70 रुपए। तो एक बात बताइए, आज के दिन कोई मुझे गोडाउन की पोजीशन बता रहा है क्या? गोडाउन ने क्या स्थिति है बेटा? 10 यूनिट पड़ी है 70 रुपए वाली। आज का स्टॉक बताओ कितने का है बेटा? बोलो ठीक है। डे बाय डे बेसिस पर आप स्टॉक का वैल्यूएशन कर पाओगे। 1 तारीख को गोडाउन में 700 का माल पड़ा हुआ है, फिर क्या हुआ बेटा अगली घटना? अगली घटना बताओ। 6 तारीख को हुई है बेटा। 6 तारीख को क्या हुआ है? हाँ जी, 6 यूनिट इशू कर दी, 6 यूनिट इशू कर दी बेटा। बेची है किस रेट पर? 90 रुपए पर बेची है, 90 रुपए पर बेची है। प्रॉफिट पूछ रहा है क्या? ठीक है, 6 बेची है बेटा मैंने। मुझे एक बात बताओ, 6 बेच दी मैंने, वो कितने में बेची अलग बात है, ये बताइए कौन से वाली बेची होगी? नहीं, FIFO मेथड है, लेकिन FIFO लिखो क्या करेगा इसमें? एक ही प्रकार का तो स्टॉक है, चाहे LIFO हो या FIFO हो, यहीं से दिया होगा। यानी 70 वाले भाव वाला माल दे दिया, क्या बचा गोडाउन में? आप बेटा बोलो, गोडाउन की स्थिति दिख रही है आपको? वो अलग बात है। ये बेचा मैंने किस भाव पर है? 90 रुपए। प्रॉफिट निकालना होगा तो निकल जाएगा 20 रुपए, बाद में देखेंगे उसे। फिर 9 तारीख को फिर से परचेज कर डाली बेटा। 9 तारीख को परचेज रिकॉर्ड करो फिर से। कितने परचेज की है? 20 यूनिट। किस रेट पर? 75। गोडाउन की स्थिति बताओ क्या है? 4 यूनिट तो पहले पड़ी थी, 20 और आ गई बेटा। कितने का स्टॉक हो गया जरा बता देना। कितना हुआ? 1500। ये लो जी, बस आखिरी घटना और रिकॉर्ड करनी है। 18 तारीख को बताओ क्या हुआ बेटा? कितनी बेची है बताओ? 14 कहां से बेची होगी? FIFO मेथड क्या कह रहा है? 14 कहां से बेची होगी बेटा? पहले तो 4 ये बेची होंगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर 10 और बेचनी है तो वो यहां से बेची होगी बेटा। बोलो ठीक है?
इज 750। बेटा क्लियर हो गई बात की नहीं हुई? नहीं, बात नहीं है कोई। FIFO से 750 रुपए का वैल्यूएशन हो गया, फटाफट से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया क्या? तो इसी क्वेश्चन को अगर हम करना चाहें, अच्छा मैं देख लिया उसको, पूछा नहीं है इसने पूछा नहीं है वैसे, बताना प्रॉफिट निकाल पाओगे क्या FIFO के हिसाब से? सेल बताओ कितनी की आपने, बताओ सेल किसका भाव क्या कितना किया है? सेल करी थी आपने तो 6 यूनिट, किस भाव पर? 90 रुपए पर। कितना हो गया? 540। और क्या बेची थी आपने? 14 बेची थी 100 रुपए के भाव पर। कितना हो गया बेटा? 1940 का बेचा कि नहीं बेचा? कॉस्ट क्या थी इनकी? ये देखो, जब 2 बार इशू किया तो कॉस्ट है कि नहीं है? बताओ कितनी है कॉस्ट? 6 यूनिट की कॉस्ट क्या थी बेटा? 70 रुपए। उसके बाद 14 में जो इशू किए, 4 की कॉस्ट 70 रुपए, 10 की कॉस्ट, पूछा नहीं है उसने, ऐसी सेवा भाव से कर रहा हूं। कितना होगा सब मिला के बताओ? 420, 280, 4, 5, 6, 7, 700, 750, 1450 हो रहा है बेटा। प्रॉफिट इज 490। पूछा नहीं है उसने, लेकिन पूछ सकता है फाइंड आउट द प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा FIFO मेथड से? क्या बेटा सेम काम LIFO मेथड से कर लोगे क्या? बताओ इस क्वेश्चन में बदलाव क्या आएगा LIFO से काम करेंगे तो? बेटा यहां तक तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल सेम। बेटा बोलो, अब बताओ मुझे 14 यूनिट इशू करनी है LIFO मेथड से, तो कहां से करोगे? बेटा यहां से इशू हो जाएंगी पूरी लेटेस्ट वाले स्टॉक में से, तो बचेगा कहां से? बचेगा कहां से बेटा? 4 तो पूरी ये बच गई, और इन 20 में से 6 बच गई। 20 में से 6 बच गई, ये 70 वाली, ये 75 वाली। बेटा स्टॉक का वैल्यूएशन फिर से आ गया कि नहीं आया? कंप्लीट तरीके से होमवर्क में आप देख सकते हैं दोनों से आंसर अलग अलग आ रहा है। नोट कर लो।
क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे होमवर्क में। बेटा पढ़ूं आगे क्या? क्वेश्चन 4 देखिए। 4 ये सब एग्जाम में आए हुए हैं कभी-कभी पुराने, तो खैर मुश्किल है लिखो पूछे आपसे क्योंकि फाउंडेशन में आ गए, फिर भी कवर्ड है इसलिए करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बढ़िया है। छोटा सा बताता हूं आपको समझाने के लिए। इसमें HP इज अ लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पेट्रोल, बढ़िया बात है। Detail of inventory of petrol in hand is taken when the books are closed at the end of each month. At the end of the month, following information is available. पूरे महीने में माल बेचा 47,25,000 का। बेटा क्या दिया हुआ है देखो, क्या दिया हुआ जरा बताना। क्या देगी बेटा, कहाँ काम आएगी ये, दिख रही है आपको? कल को अगर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, बोलो बेटा। सेल दी हुई है। आगे आओ, जनरल ओवरहेड कॉस्ट, खर्चे दिए हुए हैं। कोई मतलब है खर्चे का यहाँ पर? तो क्या होगा ये देखो, ये सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल की कोई जीपी आ गया कि नहीं आया? इसी में से अगर खर्चे घटा दूंगा तो क्या मिल जाएगा आपको, बोलो बेटा? एनपी मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? ये तो ट्रेडिंग अकाउंट जैसा हो गया, ये पीएनएल बनाकर नेट प्रॉफिट आ गया। बेटा समझ में आ गया कहाँ जाएगा ये? कल को प्रॉफिट पूछेगा इसका मतलब मुझसे वो। तो सेल्स बता दी, कॉस्ट वो यहां से आ जाएगी कि नहीं आएगी? बोलो बेटा, कॉस्ट ऑफ इशू यहां से आ जाएगा, सेल्स में से घटाएंगे, जीपी एक्सपेंसेस घटा देंगे, यू विल गेट द एनपी आल्सो। आगे आइए, उसके बाद इन्वेंट्री ओपनिंग दी हुई है 1 लाख। बेटा क्वेश्चन जब शुरू करोगे तो यहां पर इस बार 1 लाख की ओपनिंग इन्वेंट्री रहेगी बेटा 15 रुपए के भाव पर, यानी 15 लाख। क्लियर है बात? भाई गोडाउन जब शुरू करोगे स्टॉक लेजर कार्ड बनाना तो बैलेंस ओपनिंग दिखा देना उसमें पहले से ही। बेटा बोलो। अच्छा, उसके बाद 1 जून को परचेजेस की गई 2 लाख लीटर की, और फिर 30 जून को परचेज की 1 लाख लीटर ऑयल, और कुल मिलाकर गोडाउन में कितना होना चाहिए था? ओपनिंग कितना था बेटा? 1 लाख। कितना और खरीदा पूरे महीने में? 3 लाख। तो होना कितना चाहिए था? 4 लाख रुपए। लेकिन ओ माय गॉड बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री तो सिर्फ 1,30,000 है। क्या मतलब हुआ इसका? 2,70,000 लीटर ऑयल बेच दिया होगा, बोलो बेटा। बेटा कर लोगे अब कंप्लीट? दैट्स इट। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये निकालो एक, तो ये पढ़ा। फिर अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये पढ़ा। इन सब का टोटल करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तीसरा प्रॉफिट और लॉस निकालो फॉर द मंथ, वो भी आ जाएगा। बेटा ठीक है। एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, आप बस मुझे 2-3 लाइन का ही बनेगा, स्टॉक लेजर कार्ड बनाकर दिखाओ। करो स्टार्ट फटाफट से। चलो छोड़ो, टाइम लगा दो फॉर्मेट बनाने में, मैं बताता हूँ। मुझे बता दो बस, होमवर्क में करना है। स्टोर्स लेजर कार्ड फीफो ही पूछेगा तो एग्जाम में कुछ इस तरीके से बन गया जी। सबसे पहले आपने कहा ओपनिंग बैलेंस ही है 1 लाख, 15 के भाव पर 15 लाख। बेटा ठीक है बात तो? अच्छा, अब 1 तारीख को परचेज की गई 1 जून को, बेटा कितनी परचेज की है? 2 लाख। किस भाव पर? 14.25 पर। तो अब स्टॉक कितना हो गया? 1 लाख तो पहले पड़ा हुआ था, 2 लाख और आ गया। बेटा बोलो 28.5 लाख का। यहां तक ठीक है? अब बताओ अगली घटना क्या है? 30 को फिर परचेज किया, बोलो बेटा, और फिर सेल किया।
1 और 30 के बीच में घटना और हुई है। क्या ये हुई है घटना? देखो 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में घटना हुई है। क्या आपने तो बताया था कि सेल की है, कितनी बताओ बराबर से? अरे कितनी सेल आई थी? हाँ 2,70,000। बताओ कहाँ से किया होगा? फीफो मेथड है। 270 कहाँ से किया होगा? 1,00,000 स्टार्टिंग में से 1,00,000 तो यहाँ से इशू कर दिया होगा 15 वाला। और बताओ 1.7 किया होगा 14,25। कितना बचा है? नहीं 0.3 लाख बच गया 14,25 वाला। बेटा ठीक है। अब 30 को और खरीद दिया, खरीदवाना 30 को भी। 30 तारीख को कितना खरीदा है? 1,00,000 किस भाव पर? 15.15 क्लोजिंग स्टॉक बताओ। 0.3 14,25 पर होगा और 1 लाख होगा किस रेट पर? बेटा क्लोजिंग स्टॉक 1.3 था कि नहीं था? उसका वैल्यूएशन हो गया, काम खत्म। बेटा क्या क्वेश्चन नंबर 4 अब कंप्लीट कर पाओगे? इंपॉर्टेंट बात बस ये बतानी थी मुझे, ये जो इशू किया है आपने, ये 1 और 30 के बीच में हुआ है। बोलो बेटा 1 और 30 के बीच में हुआ है। अच्छा 30 के बाद मान लोगे ना तो फर्क पड़ेगा कुछ? क्या मैं ये परचेज पहले रिकॉर्ड कर दूं, इसको बाद में करूं, फर्क पड़ेगा क्या? देखो वहां पर देख के बताओ ना मुझे, बताओ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई। तब भी आप अगर ये यहाँ पर इशू करोगे 2.7 तब भी यही से तो होगा। बोलो बेटा हाँ फर्क पड़ जाता। कब? अगर लीफो होता। लीफो होता तो फर्क पड़ जाता। क्यों? अगर लीफो होता तो पहले फिर इसमें से इशू करते। बोलो जो फर्दर परचेज है कितनी है ये, इससे इशू करते और फिर उल्टा चलते यहाँ पर। लेकिन ना उसने पूछा है ना फर्क पड़ेगा। बेटा क्लियर है? इसको आप इत्तेफाक से बाद में भी कर देते हो इशू को तो मेरे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा क्या क्लियर है बात के नहीं है? मेरी चर्चा समाप्त हो गई यहाँ पर एएस को लेकर। एक फटाफट से छोटा क्वेश्चन और है वो और नजर मार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5th क्वेश्चन है बेटा, जनरल सा क्वेश्चन है, ऐसी कोई खास लेना देना है नहीं इसका। सुनिए ये सीए फाउंडेशन में भी बहुत बार आ चुका है, लगभग हर बार ही सीए फाउंडेशन में पूछता भी है। पढ़िए, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2012। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल और सेल्स दी हुई है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अ सम ऑफ 3500 यानी ओपनिंग स्टॉक 31 मार्च 2012 यानी पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या हो गया? ओपनिंग। अ सम ऑफ 3500 वाज रिटन ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। कुछ आइटम था वो खराब हो गया था, उससे मैंने 3500 रुपए राइट ऑफ कर दिए थे। परचेज कितने में किया गया था? वो 10,000 का एंड वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 9,000। देखो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, ये बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? बेटा बोलो कितना दिया हुआ है? 28,500।
इसमें से कुछ ना एबनॉर्मल स्टॉक है जो खराब हो गया। बताओ कितने का है बेटा? कॉस्टिंग कितनी थी उसकी? 10,000। कितने राइट ऑफ कर दिए थे भाव मैंने उसके? यानी 6500 पड़ा हुआ है इसके अंदर। हाँ बोलो। ये जो ओपनिंग स्टॉक है असल में कुछ माल 10 का था, 3500 उसके दाम कम कर दिए मैंने, बिकेगा नहीं अब पूरे में, इस पर सेल भी लगा दी मैंने, 3500 कम कर दिए, इसकी वैल्यू 6500 यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक है, फिर क्या हुआ? was sold। अब इस साल की बताना जरा, सेल कितनी बता रहा है? कितनी बताइए बेटा सेल? इसमें कुछ ये एबनॉर्मल स्टॉक की सेल भी है बेटा। कितने में बेचा था? 9,000। बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? असल में सब नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, एक ट्रांजैक्शन एबनॉर्मल थी, अलग से पढ़ ली मैंने। बोल रहा है बेरिंग दिस ट्रांजैक्शन, अगर इस एक घटना को छोड़ दें तो जीपी was earned during the year at 20% on sale। इसको अगर छोड़ दें तो बाकी सब पर मेरा बिजनेस का जीपी रेट क्या है? 20%। ये बताओ, ये बात समझ में सारी आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, ओपनिंग स्टॉक था, उसमें कुछ एबनॉर्मल स्टॉक था और उसको मैंने बेच भी दिया औने पौने दाम पर, और बाकी सब पर जीपी हुआ 20%। तो एक काम कर ले, उसने स्टॉक का वैल्यूएशन पूछा है, तो क्या अगर मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट की मदद ले लूं? अच्छा, ट्रेडिंग में भी क्या कर रहा हूं मैं ना अलग अलग दिखा रहा हूं। देखो यहां पर ओपनिंग स्टॉक, बताओ कितना है ओपनिंग स्टॉक? हाँ, दो टुकड़ों में तोड़ के बताओ इसे आप। 22,000 अलग लिख दूं बेटा, और 6,500 अलग, दो कॉलम बना दिए। नॉर्मल स्टॉक, एबनॉर्मल। परचेज बताओ कुल मिलाकर परचेज कितनी है? इसमें एबनॉर्मल कितनी है? एबनॉर्मल क्यों होगी? खराब माल क्यों खरीदोगे? फिर ये बेचना शुरू किया, बताओ कितने की सेल हुई? 2,40,000 की। नॉर्मल है, 9,000 की क्या है बेटा? ठीक हो रही है बात? जरा देखना कोई और खर्चे हैं क्या जो ट्रेडिंग में आ जाएंगे? हाँ, कौन से? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, हाउ मच? 30,000। और बताओ बेटा, सेलिंग भी आएंगे बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन तो आएंगे ही। अच्छा, फाइनेंस दिलवा दो बेटा, कुछ नहीं आएगा, सब पीएनएल के आइटम है ये। दैट्स इट, खत्म। अब बंद कर लेते हैं। इसमें क्लोजिंग स्टॉक कुछ बचा हुआ है क्या? बोलो बेटा, सारा बिक गया कि नहीं बिका? इस पर तो हुआ कितने का मुनाफा? बोलो 2500, और बाकी पर 20% बता रहा था। कितना हो जाएगा ये? 48,000। क्या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ना आ गई? मुझे कोई ये समझाओ, मैंने दोनों कॉलम अलग अलग क्यों बनाए? क्योंकि सारी सेल पर 20% प्रॉफिट नहीं है। तो मैं ये अगर जीपी रेट 20% सारी सेल पर लगा देता, गलत हुआ था कि नहीं होता? मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये जो ड्रामा कर रहा है ना, उस सेल को सब अलग कर दो शुरू से, उसका वैल्यूएशन शुरू में 6500 अलग कर दो ओपनिंग स्टॉक से, जो सेल में इंक्लूडेड 9,000 वो अलग कर दो, बाकी तो हो गया मेरा ऑर्डिनरी क्वेश्चन। बोलो बेटा, ये तो हो गया मेरा नॉर्मल क्वेश्चन, और जो एबनॉर्मल एलिमेंट था वो अलग कर दिया। मुझे इसका स्टॉक मिल जाएगा। वैल्यूएशन बताइए कितना आ गया स्टॉक का? 12,500 इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल इन्वेंटरी का क्वेश्चन है। सीए फाउंडेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे इस प्रकार के। यहाँ
एक बहुत पहले कभी आया था, मैंने डाल दिया, लेकिन थोड़ा आइडिया रहे आपको, रिकॉल करते रहें, ठीक। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मेरी तरफ से ऑफिशियली फिनिश हो गया, ठीक। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद, बाय।